नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय सिर्फ चुनावी मुकाबले तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह डर और डर के खिलाफ कार्रवाई के बीच सीधा टकराव बन चुकी है। सवाल यह नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल यह है कि आखिर डर किसे होना चाहिए और किससे होना चाहिए। क्या डर आम जनता के अंदर है जो वर्षों से राजनीतिक हिंसा और दबाव के माहौल में जीती रही है, या फिर अब डर उन लोगों के भीतर पैदा हो रहा है जिन पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने इसी डर को एक राजनीतिक हथियार बना दिया था। यही सबसे बड़ा संघर्ष इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी सरकार पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि राज्य में एक ऐसा राजनीतिक नेटवर्क विकसित हुआ जिसमें पार्टी कैडर, स्थानीय दबंग और प्रशासनिक तंत्र एक दूसरे के पूरक बन गए। यह मॉडल नया नहीं था, इससे पहले भी वामपंथी शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में इसी तरह का कैडर आधारित नियंत्रण देखने को मिला था। फर्क सिर्फ इतना आया कि सत्ता बदली, लेकिन सिस्टम का ढांचा काफी हद तक वैसा ही बना रहा। इस ढांचे की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? डर। गांव में, कस्बों में, बूथ स्तर तक यह संदेश बार बार दिया जाता रहा कि अगर सत्ता के खिलाफ जाओगे तो उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा को अक्सर इसी संदर्भ में याद किया जाता है, जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सीधे हिंसा में बदलती दिखी। और इस बार ममता बनर्जी यही रणनीति अपना के रखी थी। नहीं, चुनाव आयोग अपने तरीके से एक्टिव है। चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से फर्जी नामों को हटा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग क्या डर भी पैदा कर सकता है? चुनाव आयोग क्या टीएमसी के डर को लोगों के अंदर से खत्म कर सकता है? ये सारे कंफ्यूजन अभी तक ममता बनर्जी का चल रहा है, लेकिन डर तो ममता बनर्जी का खत्म हुआ, और डर खत्म हुआ यानी कि सत्ता गई। ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल में है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो फिर ममता बनर्जी जीत नहीं पाएगी। जैसा कि कम्युनिस्टों के साथ हुआ, वैसे ही ममता बनर्जी के साथ होने वाला है। और इसीलिए बौखलाहट में आजकल अब चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन के बाद, जजों को बंधक बनाए जाने के बाद अब सीधे टकराव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ की। अब इन लोगों के खिलाफ हंगामा करने, प्रोटेस्ट करने, बंधक बनाने, मारपीट करने, तोड़फोड़ करने से कोई असर नहीं होगा, बल्कि अब सीधे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकियां दो, डराओ, उनके अंदर डर पैदा करो ताकि उसके सपोर्टर डर जाए और फिर पोलिंग बूथ पर जाए ही नहीं। वोट परसेंटेज जितना हमारा वोट कटा है, यानी कि 8 से 10% ममता बनर्जी का वोट कट गया है। ये जो फर्जी वोट काटे गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं के सपोर्टर का वोट है। सपोर्टर इन द सेंस, इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में, उन जगहों पे फर्जी वोटिंग होते थे, उनका नाम कटा है। और अभी जो सुनवाई चल रही थी 60 लाख वोटर लिस्ट, ये वोटर लिस्ट में जो 60 लाख नाम है, जिसमें सस्पेंस क्रिएट कर दिया। लॉजिकली यह माना जाता था कि ये वोटर नहीं बनने वाले हैं। उसमें से तो 80% से ज़्यादा ये मुस्लिम वोट है, और उसमें भी कट रहे हैं। परेशानी तो ममता बनर्जी को इस बात की है कि हमारा वोट का आधार जो 48% के आसपास रहा करता था, वो तो 8 से 9% घट के 40% से नीचे पहले ही हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का वोट कम करना, यानी कि उनके जो वोटर बाहर निकलते हैं, जो 38% से ज़्यादा वोटर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, तो 38% के वोट उनके तो लगभग इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि उनके 2-4% वोट कट गए, वो तो एक आध वोट कटे होंगे। एसआईआर के दौरान मान लेते हैं कि 36 से 37% भी हुआ, तो फिर यह इलेक्शन तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम 7 से 8% इतना वोट काटना चाहिए, कि काटने का मतलब यह है कि उसे डर पैदा करो। उतना वोटिंग ही कम, भारतीय जनता पार्टी के लोग घर से ना निकल पाए। इसीलिए अब सीधे हमला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, उनके दफ्तरों के ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर, इन सब जगहों पे करो। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस बार चुनाव से काफी पहले ही सख्ती दिखानी शुरू कर दी। सामान्यतः केंद्रीय बल सिर्फ मतदान के आसपास सक्रिय होते थे, लेकिन इस बार पहले ही उनकी तैनाती और गतिविधि बढ़ा दी गई। इसका सीधा असर यह हुआ कि जो स्थानीय दबाव का सिस्टम था, उसमें दरारें आने लगी। इसके साथ ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की मौजूदगी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अब कानून व्यवस्था सिर्फ राज्य पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी। इससे समीकरण बदलने लगे। पहले जहां आरोप लगता था कि स्थानीय पुलिस पर
राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है। वहीं अब एक बाहरी अपेक्षाकृत निष्पक्ष बल की मौजूदगी ने संतुलन बदल दिया। यही वह बिंदु है जहां डर की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले जो डर मतदाताओं के भीतर था कि अगर उन्होंने सत्ता के खिलाफ वोट दिया तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अब वही डर उन लोगों में दिखाई देने लगा है जो इस व्यवस्था का हिस्सा माने जाते थे, क्योंकि अब कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है और जांच भी आगे बढ़ रही है। साउथ 24 परगना जैसे इलाकों में सामने आई घटना इस बदलाव की झलक देती है। वहां एक स्थानीय नेता की गिरफ्तारी की खबर आई, जिस पर आरोप था कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को धमका रहा था कि अगर एक खास पार्टी को वोट नहीं दिया तो उन्हें इलाके में रहने नहीं दिया जाएगा। इस गिरफ्तारी का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस पूरे इलाके में एक संदेश गया कि अब डराने वाले भी सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर को डरा रहा था, गिरफ्तारी हो गई, अब तुम डरो या फिर तुम डराओ। यह राजनीति चल रही थी डर की। अब उसकी गिरफ्तारी के साथ वहां के लोगों के अंदर का डर खत्म हुआ और इसीलिए ममता बनर्जी वहां भी एज लेने वाली थी, वो नीचे खिसक गई। अभी फिर से आरोप लगा है कि उन्हीं के पार्टी के टीएमसी के कैंडिडेट उम्मीदवार रत्ना चट्टोपाध्याय के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के चुनावी ऑफिस पे हमला किया गया और हमला कोई सामान नहीं था, तोड़फोड़ उसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। और ये जो तोड़फोड़ हंगामा हुआ उसमें कई लोगों के ऊपर आरोप लगा। पुलिस ने इस तोड़फोड़ के मामले में टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चट्टोपाध्याय समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह सब एक्शन आर्म फोर्स के तैनात के बाद शुरू हुआ। कोलकाता पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। अभी भी ममता बनर्जी उनके प्रति लोगों के लिए भावना है कि नहीं हो सकता फिर से वह सरकार में आ जाए, इसीलिए बंगाल की पुलिस अभी तक कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं है। जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, नए अधिकारी लाए गए, वो तो थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने अभी भी पुलिस वाले हैं वो इनएक्टिव है। इसलिए अमित मालवीय ने कहा कि कोलकाता की पुलिस देखती रह गई और यह टीएमसी के गुंडे भाजपा के चुनावी कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ किए, मारपीट किए। लेकिन अब कार्रवाई तो होगी, क्योंकि अभी बंगाल की पुलिस के हाथों में ही केवल पश्चिम बंगाल की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सेंट्रल आर्म फोर्स वहां पे चुनाव आयोग ने पहले ही से भेज दिया है। किसी भी स्टेट में पोलिंग के पहले 15 दिन 20 दिन पहले ये सेंट्रल फोर्सेज ऐसे एक्टिव नहीं होती थी, बल्कि उनकी ड्यूटी पोलिंग के समय यानी कि जब वोटिंग हो उस दिन की व्यवस्था देखना था, और उसमें भी इंटरनल नहीं, यानी पोलिंग बूथ के अंदर नहीं होंगे, वो बाहर से देखेंगे। कोलकाता और अन्य जिलों में राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर हमले, रैलियों के दौरान झड़पें और नेताओं के काफिले पे पथराव जैसी घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। विपक्ष का कहना है कि यह सब सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि विरोधी मतदाताओं को डराया जा सके। वहीं सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि यह सब राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। इस पूरे विवाद में एक अहम मोड़ तब आया जब केंद्रीय गृह मंत्री के रोड शो के दौरान अव्यवस्था और झड़प की सब खबरें सामने आई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यह कदम असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर इस स्तर की कार्रवाई कम ही देखने को मिलती है। इससे यह संकेत गया कि अब जवाबदेही तय की जाएगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, वोटर लिस्ट की समीक्षा। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में फर्जी या संदिग्ध नाम सूची में शामिल थे। इस पर चल रही प्रक्रिया ने भी राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। 20 लाख से ज्यादा यह घुसपैठी अब निकल गए, भगाए जा रहे हैं। डर इनको इसी बात का लगा है, यानी ममता बनर्जी चौतरफा इस बात से घिरी हैं कि अब जब चुनावी दफ्तरों पे हमला करोगे या भारतीय जनता पार्टी के रोड शो रैलियों पे हमला करोगे, हंगामा करोगे, पत्थरबाजी करोगे, तो फिर सेंट्रल फोर्स के हत्थे चढ़ोगे। यह ममता बनर्जी की स्थिति हो गई है और अभी तो इनके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। उन मामलों में अभी कुछ और फैसले आने बाकी है। चुनाव आयोग के पास भी एक शिकायत है जो इन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि पोलिंग डे के दिन आप लोग घरों से भी जो है कि हथियार मिलता है, किचन में चाहे छुरी हो, चाकू हो, हंसिया हो, ये सब लेकर निकलो, रक्षा करो। एक दिन तुम आक्रामक होगी। आक्रामक कैसे? मारपीट करोगे या खून खराबा करोगे? अगर करोगे तो फिर हम वापस आएंगे सत्ता में। मतलब ममता बनर्जी को यह पता है कि बिना गुंडागर्दी, बिना मारपीट,
बिना बम बारूद हथियार, बिना गोला बारूद के वो सत्ता में नहीं आ सकती। सामान्य तरीके से वोटिंग होगी तो पहले ही सरेंडर कर चुकी है, इसलिए प्रोवोक करने की कोशिश और ये सारे एविडेंस चुनाव आयोग के पास है। अभी तो बहुत समय बाकी है और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये हिंसक प्रदर्शन और हिंसक हमले करने लगी है। उससे लगता है कि कुछ दिन के अंदर, अभी तो 15 दिनों में 483 अधिकारी नपे हैं, यह 15 दिनों के अंदर 50 से ज्यादा टीएमसी के नेता फंसे हैं। और अब बारी आ गई है, चुनाव आते आते अलग अलग क्षेत्रों में ये जितने टीएमसी के गुंडे हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, ये सब जेल के अंदर होंगे, जो दिखाई पड़ रहे हैं चुनाव आयोग का तरीका। और इसीलिए ममता बनर्जी की बौखलाहट अभी और बढ़ेगी। हो सकता है कि यह खुद भी कहीं हमला कर दे, जैसे पिछली बार चुनाव के दौरान कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे रोड पे और उस समय ममता बनर्जी खड़ी थी, तो ऐसे उन लोगों से चिल्लाकर लड़ने लगी थी कि जैसे जय श्री राम के नारों से सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को हो रही है। इन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तन करवा लिया है। इस बार अभी उससे भी ज्यादा बौखलाहट होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट भी इनके खिलाफ ही दिख रहा है। वहीं इसी संदर्भ में घुसपैठ का मुद्दा भी बार बार उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, खासकर सीमावर्ती जिलों में यह एक पुराना राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा विषय रहा है, लेकिन इसे लेकर जो आंकड़े और दावे सामने आते हैं, उनकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक होती है। फिर भी यह मुद्दा चुनावी बहस का केंद्र बना हुआ है। बीएसएफ की भूमिका यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सीमा की निगरानी और घुसपैठ को रोकना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा कि अक्सर बताया जाता है, सीमा का भूगोल, नदियां, दलदल और खुले क्षेत्र इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बना देता है। राजनीतिक स्तर पर यह पूरा माहौल अब सीधी टक्कर में बदल चुका है। लेकिन इस सब के बीच असली सवाल वही है, आम जनता कहाँ खड़ी है? क्या वह अब भी डर के माहौल में है, या उसे लग रहा है कि इस बार हालात बदल सकते हैं? अगर केंद्रीय बलों की मौजूदगी, चुनाव आयोग की शक्ति और न्यायपालिका की सक्रियता जमीन पर असर डालती है, तो यह संभव है कि चुनाव पहले से ज्यादा निष्पक्ष हो। लेकिन अगर टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो तनाव भी उतना ही बढ़ सकता है। यह एक संक्रमण का दौर है, जहां पुराना सिस्टम और नई शक्ति आमने सामने है। अंत में पश्चिम बंगाल की यह कहानी सिर्फ एक राज्य की राजनीति की कहानी नहीं, बल्कि यह उस बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है कि क्या लोकतंत्र में डर की जगह विश्वास ले सकता है। आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में इस बार जीत किसकी होती है, डर की या उसके खिलाफ खड़ी होती व्यवस्था की। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।